Today we're gonna talk about the movie called Extraction Part 2। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पर अपलोड कर दिया था एंड आई होप कि आपने उस पार्ट को जरूर देख लिया होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में इसके फर्स्ट पार्ट की कुछ झलकियां दिखाई जाती है जहां पर ढाका में हुए बड़े हमले के बाद के कुछ मंजर नजर आते हैं। यानी कहानी के लीड एक्टर टाइलर रेक जो कि अभी गोली खा चुके थे और सीधा गिर जाते हैं एक ब्रिज से पानी के अंदर। बहता पानी उन्हें किनारे ले आता है जहां पर एक छोटी बच्ची उसे देख पाती है, मगर इसी बीच वहां पर निक और यास पहुंच जाते हैं जो कि इमीडिएटली टाइलर को ढाका से हेलीकॉप्टर की मदद से दुबई ले जाते हैं और वहां पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अगर ये दोनों उस वक्त जल्दी वहां नहीं पहुंचते तो टाइलर का खात्मा हो चुका होता। करीब 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने निक को देख पाता है और उसके बाद उसे कहता है कि भाड़ में जाओ। खैर ये तो इनकी पुरानी आदत थी एक दूसरे को गालियों से स्वागत करना। जिसके बाद टाइलर की रिकवरी पर काम किया जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है कजोरी जॉर्जिया इलाके पर, जहां पर हमें नागाजी गैंग का लीडर जोराब दिखाया जाता है और उसका राइट हैंड उसके पास खबर लेकर आता है कि तुम्हारा भाई डेविड जो कि इस वक्त टकाचेरी प्रिजन में है, उसकी सजा 10 साल और बढ़ा दी गई है। और ये बात सुनकर जोराब को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद हम उस जेल को भी देख पाते हैं जहां इस वक्त डेविड होता है। वहीं नेक्स्ट डे जोराब शहर के गवर्नर को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि मैंने पिछले 10 सालों में तुम्हें कितना पैसा खिलाया है सिर्फ इसलिए कि तुम मुकदमा मेरे भाई के खिलाफ ही लगा दो। जिस पर गवर्नर कहता है कि मेरी बात चल रही है आगे कानून से, हम कोशिश करेंगे कि उसके सालों की सजा कम हो जाए। मगर जुराब को तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बातें करते करते गवर्नर को पास ही में एक शख्स जो कि खुदाई कर रहा था एक खड्डे की, उसके पास ले जाता है। गवर्नर उससे पूछता है कि आखिर ये खड्डा किसके लिए खोदा गया है, लेकिन उससे पहले ही जुराब वहां पड़ा फावड़ा उसके गले में दे मारता है और कहता है कि ये तेरे लिए ही था, क्योंकि अब बागडोर जुराब संभालने वाला था। एक तो इसका नाम इतना फनी है, जुराब, बार बार सुनकर के जुराब की याद आ रही है, यानी कि मोजे की, लेकिन मोजा बोलना इसको थोड़ा सा नॉट फनी रहेगा क्योंकि मूवी थोड़ी सी सीरियस है। ओके, सो कमिंग टू द स्टोरी, टाइलर की हल्की फुल्की रिकवरी के बाद में उसे भेज दिया जाता है ऑस्ट्रिया के घने जंगलों में जहां पर बर्फ का इलाका था और उसे एक नया हाइड आउट मिल चुका था। वैसे भी अब टाइलर का कोई नए मिशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो दूर दराज में अपनी जिंदगी को आसान बनाकर रहना चाहता था। थोड़े मेंटल सपोर्ट के लिए यास ने उसे एक छोटा बॉक्स भी दिया था और ये कहकर जाता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तो इस छोटे से बॉक्स में आ गई, खाली वक्त में बैठकर एक बार देख लेना। और जब वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें उसकी बीवी की कुछ चिट्ठियां होती है। इसी के साथ एक पेन ड्राइव होती है जहां पर वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में बीच पर खेल रहा था और अपने बच्चे को खिलखिलाता देख पा रहा था। नेक्स्ट डे टाइलर बाजार जाकर अपने लिए कुछ पेट्स ले आता है, यानी कि एक कुत्ता, कुछ मुर्गे वगैरह, और टीवी देखकर अपना टाइम पास करता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है जेल में जहां पर डेविड जो कि खुद तो सजा काट ही रहा था लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपनी वाइफ और बच्चों को भी जेल में रखता है। उसकी वाइफ केट जो कि परेशान हो चुकी थी जेल में रह रहकर, वो आकर डेविड से कहती है कि आखिर और कितना टाइम हमें यहाँ पर रहना पड़ेगा सिर्फ तुम्हारे लिए। जिस पर गुस्से में आया डेविड उसे एक जोरदार चांटा लगा देता है। उसका बेटा सैंड्रो और वहीं उसकी छोटी बेटी नीना भी ये सब कुछ देख रही थी, मगर वो कमजोर थे और कुछ कर नहीं सकते थे। और यही सारा बुरा काम वहाँ दूर खड़ा वार्डन भी देख रहा था। केट अपने बच्चों से कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा लूंगी। सीन शिफ्ट होता है टाइलर पर जो कि बाजार से घर आया होता है और तभी एक अनजान शख्स को अपने घर के सामने पाता है और कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये शख्स अपना नाम एल्कॉट बताता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है। जिस पर टाइलर कहता है कि आजकल मैंने मिशन वगैरह करने छोड़ दिए हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से चलते बनो। जिस पर एल्कॉट का कहना था कि अगर मिशन तुम्हारे और मेरे किसी अजीज की तरफ से हो तो कैसा रहेगा। तो टाइलर पूछता है कि आखिर वो कौन शख्स है, जिस पर एल्कॉट का कहना था कि वो है मिया, यानी कि तुम्हारी एक्स वाइफ, और उसकी बहन केट अपने बच्चों के साथ अपने पति डेविड की वजह से जेल के अंदर रह रही है। तुम्हारा मिशन है उसे कैसे भी करके वहां से निकालना। तुम्हारे पास 6 हफ्तों का वक्त है और इसमें एक कट भी मिलेगा, मतलब कि पैसा तुम्हें भी और मुझे भी। अब हालांकि टाइलर ये सारे काम छोड़ चुका था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ यानी कि मिया की तरफ से ये केस आया था जिसकी वो ऑलरेडी फुटेजेस देख रहा था, उसे याद कर रहा था। तो फाइनली वो इस केस के लिए मान जाता है और सीधा निक को कॉल लगाकर बता देता है कि अगले 6 हफ्ते में एक जबरदस्त मिशन हमारे सामने आने वाला है। और फिर अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है उस बड़े मिशन के लिए, जिसमें दमदार कसरत, कुल्हाड़ी चलाना, पत्थरों को यहाँ से वहाँ सरकाना और इसी के साथ शूटिंग प्रैक्टिस भी शामिल थी। इसी बीच 6 हफ्ते निकल जाते हैं और वो वार्डन जो कि केट और उसके बच्चों की हालत को देखकर परेशान था, वही टाइलर का दोस्त निकलता है और वो उस जेल में टाइलर के लिए सुराग भी छोड़ गया था कि किसके बाद कहाँ जाना है। अल्ट्रा
अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से फटाफट से टाइलर पहुंच जाता है उस चेम्बर तक जहां पर केट और उसके बच्चों को रखा गया था। दरवाजे पर एक छोटा ब्लास्ट करके वो उन्हें तो वहां से निकाल लेता है, मगर वहां से निकलते वक्त गलती से नीना की छोटी गुड़िया वहीं पर गिर जाती है, जिसके गिरते ही वहां पर आवाज हो जाती है और वहां दूसरे जो कैदी होते हैं उन्हें भागता देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त जो बाहर कैदी जो मौजूद थे वो आकर सीधा टाइलर पर बरस पड़ते हैं और यहाँ होती है कहानी की दमदार एक्शन की शुरुआत। एक्सट्रैक्शन मूवीज का सबसे बड़ा और अट्रैक्टिव पॉइंट यही है कि इसके हैं वन शॉट लॉन्ग फाइटिंग क्लिप्स। पहले तो टाइलर लात और मुक्कों को आजमाता है, लेकिन जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसे मजबूरन अपनी गन निकालनी पड़ती है और इस बीच तो अब और भी लोग आ जाते हैं। खैर, उन्हें वहां से भागकर निकलने का एक छोटा सा एस्केप डोर मिल जाता है। वहां से सबसे पहले टाइलर बच्चों को बाहर निकालता है और केट को बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी पीछे से डेविड आ जाता है। अब यहाँ डेविड और टाइलर की बहुत जबरदस्त फाइट होती है। इसके अंदर 1-to-1 कॉम्बैट में तो ऑलवेज टाइलर तो ऑलरेडी ट्रेंड था, तो वो डेविड को धो धो के पटकता है। इवेंचुअली डेविड के हाथ में गन लग जाती है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है, मगर टाइलर को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसके हाथ से गन लेने के साथ साथ वो उसकी उंगलियों को इतना जोर से मरोड़ता है कि बीच में से उसका हाथ ही फट जाता है। जिसके बाद टाइलर भी उसी एस्केप डोर से निकल जाता है और सीधा निक को कॉल लगाता है और वहां से आगे जाने की डायरेक्शंस पूछता है, जहां पर निक कहती है कि थोड़े लोग तुम्हारे पास स्वागत के लिए आ रहे हैं, जरा उनकी खातिरदारी कर देना। एंड अगेन वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन यहाँ पर आता है, जहां ऑलमोस्ट एक ग्राउंड में जेल के मोर देन 40 to 45 कैदी आकर उस पर चढ़ जाते हैं। कुछ तो लात घूंसे खाते हैं, कुछ बंदूक की गोली खाते हैं, तो कुछ चाकू से अपने आप को जख्मी करवा बैठते हैं, मगर पीछे से कोई शख्स आकर टाइलर के सर पर एक जोरदार वार करता है। उसे चक्कर आ जाता है, वो नीचे गिर जाता है और कुछ नगाजी गैंग के जो लोग थे जो कि जोराब के लिए काम करते थे वो आकर केट और बच्चों को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तब तक हमारे क्रिस भैया को जोश आ जाता है और वो फिर से उनकी धुलाई पिटाई करना शुरू कर देते हैं। एक मोमेंट पर तो उनके हाथ और पीठ पर आंख भी लग जाती है, मगर भाई साहब रुकने वालों में से कहां थे। और अगेन वो केट और उसके बच्चों को छुड़ाकर वहां से निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर नगाजी गैंग इनके पीछे पड़ चुकी थी। ये लोग एक बुलेट प्रूफ कार में बैठे थे और तभी कुछ बाइकर्स आकर इन्हें शूट करने लगते हैं और इनके आगे पीछे की जो गाड़ियां चल रही थी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, उन पर भी बॉम्ब लगा देते हैं और देखते ही देखते गाड़ियों पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है और एक पल के लिए तो इस मूवी ने मुझे कहीं ना कहीं मार्वल की याद भी दिला दी। खैर, यहाँ से ये लोग बचते बचाते एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ पर एक ट्रेन का ऑलरेडी इंतजार कर रही थी। इस ट्रेन के थ्रू इन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था जो कि इन्हें शहर से बाहर ले जाता, मगर नागाजी गैंग रुकने वाली कहाँ थी और वो लोग एक दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर इनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जहां गुस्से में आया टाइलर एक मशीन गन को निकालकर ट्रेन के ऊपर चढ़कर उस पर ही गोलियां दागना शुरू कर देता है। खैर, एक हेलीकॉप्टर को धाराशायी कर देने के बाद में वहां दूसरा पहुंच जाता है, जिसके अंदर से कुछ सोल्जर्स निकलकर नीचे ट्रेन में आकर उसी पर हाथ आजमाइश करने लगते हैं। खैर, कुछ को तो टाइलर निपटा देता है, मगर कुछ सोल्जर्स पहुंच जाते हैं निक के पास में, जो कि इस वक्त ट्रेन को ऑपरेट कर रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि निक का किस्सा खत्म, मगर वो भी किसी कमांडो से कम नहीं थी और एक के बाद एक सभी को ढेर कर डालती है। सभी को जान से मार डालने के बाद में ये लग रहा था कि अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, कोई भी पीछे नहीं आएगा। लेकिन तभी एक सबसे बड़ी मुसीबत इनके सामने आती है कि आगे ट्रेन का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, जिस पर टाइलर फटाफट से आकर सभी को कहता है कि अपने आप को बेल्ट से बांध लो या फिर कोई मजबूत चीज पकड़ लो, क्योंकि हमारी टक्कर होने वाली है। और इतना उसका कहना ही था कि जबरदस्त टक्कर होती है और हर कोई इधर उधर गिर जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जोराब की तरफ, जो कि अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरी फैमिली हो और आज हमारे एक फैमिली मेंबर मेरे भाई डेविड को किसी ने बाहर से आकर जान से मार दिया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस शख्स को खत्म कर दे जिसने यहाँ आकर इतनी तबाही मचाई है। और अब उसके एक ऑर्डर पर काफी सारे नागाजी तैयार हो जाते हैं उस शख्स से बदला लेने के लिए जिसने जेल से केट और उसके बच्चों को छुड़वा कर निकाल दिया। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सैंड्रो पर, जो कि अपनी मॉम से पूछ रहा था कि आखिर डैड का हुआ क्या, जिस पर केट बताती है कि वो एक बुरे इंसान थे, वो मर गए हैं, हमें वहां से निकालने में टाइलर ने मदद करी है। मगर सैंड्रो को इतना गुस्सा आता है कि वो आकर सीधा टाइलर पर ही मुक्के बरसा देता है, उसको गालियां देने लगता है और कहता है कि तुमने आखिर मेरे पिता को जान से क्यों मारा। जिस पर टाइलर का कहना था कि वो एक बुरा इंसान था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो आगे चलकर वो खुद तुम्हें मार देता, मगर अब तुम सेफ हो। जिसके बाद ये लोग एक बोट में बैठ जाते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं और एक फ्लाइट आती है इन्हें ऑस्ट्रिया ले जाने के लिए। यहाँ पर हर कोई जख्मी हालत में था, लेकिन हाथों पर पट्टियां बांधकर और अपने कपड़ों से खून साफ करके हर कोई थका हारा महसूस हो रहा था। निक, जो कि अंदर ही अंदर टाइलर से प्यार करने लगी थी, उसके सामने बात रिवील होती है कि टाइलर
तो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसने ये बात उससे छिपाई क्योंकि अभी जस्ट निक को केट की तरफ से पता चला कि केट मिया की बहन थी और मिया ने टायलर से शादी करी थी और इनका एक बच्चा भी था। जबकि टायलर का कहना था कि मैं कुछ समय बाद तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन अब तुम्हें पता चली गया है तो मुझे माफ करना। ये लोग अपने आने से पहले ऑलरेडी ऑस्ट्रिया में कॉल कर चुके थे कि हम थोड़ी देर में लैंड होने वाले हैं। जल्द ही सैंड्रो, नीना और केट का नकली पासपोर्ट तैयार रखा जाए ताकि उन्हें एक सेफ प्लेस पर भेजा जाए। मगर सैंड्रो जो कि चालाक था और उसे अपने पिता की मौत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो उसका सैटेलाइट फोन चुराकर सीधा पहुंच जाता है टॉयलेट में और कॉल कर देता है अपने चाचा जोराब को और ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हम ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रिया में पहुंचते के साथ ही एक बड़ी बिल्डिंग जो कि ऑलरेडी टायलर और निक का एक हाइड आउट हुआ करता है, वहां पर ये लोग नकली पासपोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द इन्हें एक अच्छे से सेफ प्लेस पर पहुंचाया जा सके। अब यहाँ छोटी छोटी मगर दो डीप कॉन्वर्सेशन है। नंबर 1 जो की थी केट और निक के बीच में, जहाँ पर केट बताती है कि तुमने आज सभी का बहुत ही हौसले के साथ सामना किया, जिस पर निक का कहना था कि मैंने भी तुम्हारी ये लाइफ जी है इसलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ। वहीं दूसरी डीप कॉन्वर्सेशन थी इन बिटवीन सैंड्रो और टायलर की। टायलर का कहना था कि मेरा भी तुम्हारी तरह एक छोटा बेटा था मगर उसे एक बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो चुकी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। मैं उसे बहुत प्यार करता था और खोना नहीं चाहता था। उसकी बातें सुनकर सैंड्रो थोड़ा सा पिघल जाता है और ये बता देता है कि मैंने ऑलरेडी अपने चाचा जोराब को कॉल कर दिया था और वो यहाँ पर हमें लेने के लिए आने वाले हैं। इतना सुनते ही टायलर सभी को पोजीशन लेने के लिए कहता है और सभी को गन्स लेने के लिए भी कह देता है, मगर उतने में ही सामने से आ जाती है जोराब की पूरी टीम जो कि बिल्डिंग के उसी पोर्शन में धड़ाधड़ गोलियां छोड़ देती है जिसके अंदर टायलर, निक और यास की पूरी टीम थी और वहां पर इतनी गोलीबारी होते के साथ ही पूरा का पूरा फ्लोर नष्ट अष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मतलब कह सकता हूँ कि तहस नहस हो जाता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि बेसमेंट में से कार निकाल कर नीचे जमीन के रास्ते से भागेंगे, मगर वहां पहुंचते ही गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और जाने की जगह ही नहीं छोड़ते हैं। इस बीच सैंड्रो अपने चाचा को देखकर उनके पास जाने की कोशिश करता है मगर यास उसे बोलता है कि ये धोखा दे रहा है तुम्हें, तुम वापस आ जाओ, मगर जोराब यास को गोली मार देता है। इसी बीच यहाँ पर निक पहुंच जाती है जो कि सैंड्रो को अपने साथ लेकर अब बिल्डिंग के सबसे ऊपरी छोर पर जाने की कोशिश करती है। इनके साथ में छोटी नीना और इसी के साथ केट भी होती है और ये सब बचते बचाते कैसे तैसे करके बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पर इन्हीं लोगों का हेलीकॉप्टर मौजूद था। इन बिटवीन कहानी में बहुत ज्यादा एक्शन होता है, बहुत सारी गोलीबारी होती है एंड एज यूजुअल कहानी के लीड एक्टर यानी क्रिस हेम्सवर्थ बोले तो टायलर रेक पहुंच जाते हैं गन लेकर एक एक को भूनने के लिए और कहानी का मेन अट्रैक्शन यानी कि वन शॉट फाइटिंग क्लिप। तो खैर बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंस के बाद में ये लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और सबसे ऊपर जाने लगते हैं मगर वहां उनका स्वागत करता है खुद जोराब। अब उससे अपनी फैमिली को बचाने के लिए टायलर उसे एक छत पर ले जाता है। यहाँ पर इनकी अगेन फाइट होती है। इस बीच नीना जो कि ऑलरेडी कांच से फिसल रही थी तो उसे बचाने के लिए टायलर कांच पर कूद जाता है और सामने वाले कांच पर गोली मार देता है ताकि ये लोग बच सकें। मगर कहानी का विलन जोराब वहां पर पहुंच जाता है और गुस्से में आकर टायलर के हाथ में गोली मारता है ताकि वो अपनी ग्रिप छोड़ दे, मगर मजबूत टायलर अपनी ग्रिप नहीं छोड़ता बल्कि केट को ही अगले फ्लोर पर फेंक देता है और अगेन जोराब से लड़ना शुरू करता है। यहाँ पर इस वक्त जख्मी हालत में यास भी पहुंच चुका था और बाकी गुंडों का बहुत अच्छे तरीके से सामना कर रहा था। फाइनली बहुत सारी मार कुटाई के बाद में ये सभी लोग इकट्ठा होकर हेलीकॉप्टर में बैठ ही जाते हैं और लास्ट में सिर्फ यास बचता है जिसे टायलर बुला रहा था मगर पीछे से जोराब उस पर गोली मार देता है। टायलर यास को नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए वो खुद नीचे आकर फटाफट से यास को गोद में उठाकर उसे हेलीकॉप्टर में बैठाता है और यहाँ पर उसे कहता है कि बस हम लोग थोड़ी देर में एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाएंगे, तुम्हें ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो। मगर यास का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वो वहीं मर जाता है जिसकी वजह से नीना पूरी तरीके से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब ये सभी लोग एक सेफ प्लेस पर पहुंच चुके थे। हर कोई ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा घायल था मगर फिर भी कैसे तैसे करके टायलर ने अपना काम पूरा किया और केट को मिया से मिलवा ही दिया। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आया जोराब जो कि अभी भी अपना बदला पूरा करना चाहता था। उसका राइट हैंड उसे कहता है कि देखो ऑलरेडी नगाजी गैंग के बहुत सारे लोगों को हमने मरवा दिया है, ये लोग सिर्फ हमारी इज्जत करते थे इसलिए इस फाइट में शामिल हो गए मगर ऐसे तो करके हम बहुत सारे लोगों को गवा बैठेंगे। तो गुस्से में आया जोराब उसे ही जान से मार डालता है और फिर कॉल करता है टायलर को और कहता है कि देख तेरा और मेरा किस्सा अभी बाकी है, मैं हार नहीं मानने वाला और मैं चाहता हूँ कि तू खुद आए और अपना हिसाब बराबर करे, नहीं तो मैं आकर पूरी की पूरी फैमिली को ही उड़ा दूंगा। जिस पर टायलर का पूछना था कि तू है कहाँ पर, तो जोराब बताता है कि इस वक्त मैं शहर के बाहर एक चर्च में हूँ, अगर हिम्मत है तो अकेला आना। उसकी बात को सुनकर टायलर बहुत सारे बम, गोले, बारूद और
बंदूकों के साथ पहुंच जाता है शहर के बाहर उसी चर्च में जहां पर जोराब ने उसे चैलेंज किया था। यहाँ पर अगेन कहानी की वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग होती है जहां पर एक दूसरे पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई जाती है, बहुत सारे धमाके होते हैं और अब बारी होती है आमने सामने की टाइलर और जोराब की। बट इवेंचुअली उसने सैंड्रो को बॉम्ब लगाकर टाइलर को अपने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। इसी बीच यहाँ पर निक पहुंच जाती है और सीधा डेविड पर बंदूक तान देती है। तो जोराब भी अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि अगर तूने अपनी गन डाउन नहीं करी तो मैं सैंड्रो को जान से मार दूंगा। अब मजबूरन यहाँ पर निक को अपनी गन नीचे करनी ही पड़ती है और तभी गुस्से में आया जोराब सबसे पहले निक को गोली मार देता है। ये सब कुछ टाइलर से बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा जाकर जोराब में भिड़ जाता है और अगेन उसे बहुत मारता है। ऑलरेडी बाय फिजिक टाइलर तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, इसलिए जोराब की वहां पे धुलाई पिटाई हो जाती है, मतलब उसके मोजे फट जाते हैं। एट द एंड खूब धुलाई कुटाई के बाद में जोराब मारा जाता है और टाइलर फटाफट से निक की जान बचाते हुए उसे उसका खून रोककर सपोर्ट देने लगता है। इस बीच यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, मगर अब टाइलर वहां से भागना नहीं चाहता था क्योंकि उसे जो मिशन मिले थे वो तो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके थे और अब पुलिस आकर इन दोनों को ही शिवारजाऊ प्रिजन में डाल देती है। एक तरफ जहां निक का ट्रीटमेंट चल रहा था वहीं दूसरी ओर टाइलर से मिलने के लिए कोई आया था जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ मिया थी। वो कॉल पर उसका शुक्रिया अदा करती है और इसी के साथ उसके बेटे की बनाई गई एक छोटी पेंटिंग भी देती है। इसी के साथ टाइलर उसे बताता है कि घर में एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर करीब 1 मिलियन पड़े हैं, वो केट को दे देना ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजर बसर कर पाए। और इतना कहने के साथ में इनका आखिरी अलविदा होता है। मगर थोड़ी देर बाद टाइलर को कार में बिठाकर कहीं ले जाया जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एल्कॉट से और वो उससे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरा एक मिशन कंप्लीट करना होगा। जिसमें टाइलर का कहना था कि मैं बिना निक के कोई भी मिशन नहीं करता। जहाँ पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एल्कॉट ने ऑलरेडी निक को जेल से रिहाई दिलवा ही दी थी। इसका मतलब यह है कि एक्सट्रैक्शन का 3rd पार्ट भी आएगा जिसमें एल्कॉट के द्वारा दिया गया एक 3rd मिशन और भी जबरदस्त होने वाला है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसीज चेंज हो चुकी है तो सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको